नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए आपको पूरे 101 शिफ्ट का जो पिछली बार अभी 2025 में आपका पेपर हुआ है रेलवे ग्रुप डी का, उसके सारे शिफ्टों के साइंस के क्वेश्चंस आपको 25 दिन में कंप्लीट करवा रहे हैं। पूरे 101 शिफ्ट का संपूर्ण निचोड़ 2500 क्वेश्चंस 25 दिन में, डेली 100 क्वेश्चंस। आज ये आपका 900 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आप पूछोगे सर यहाँ पर आपने लिखा है डे 8 लेकिन बोल रहे हो 900 क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि ये सीरीज करने से पहले ही मैंने 100 क्वेश्चन आपको करा दिया था। वो सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, साइंस का और करेंट अफेयर्स का, दोनों का ही। करेंट अफेयर्स की बात करें तो पिछले 18 मंथ्स के करेंट अफेयर्स में आपको करा रहा हूँ, 1 महीने और 6 महीने का नहीं, पूरे 18 महीने के 2000 करेंट अफेयर्स। ठीक है, डेली 100 क्वेश्चन करके करवा रहा हूँ। तो वो क्लास आपको रात में मिलती है, शाम में, तो वो भी आपको मिल जाएगा, अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। चलिए क्लास शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक का अपना स्वयं का डीएनए नहीं होता है? तो इनमें से कौन सा कोशिका का अंग है जिसका अपना स्वयं का डीएनए नहीं होता है? देखिए, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, ये जो प्लास्टिड नामक कोशिका का अंग है, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। न्यूक्लियस, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों में ही जो है ना स्वयं, इन तीनों का ही स्वयं का अपना डीएनए होता है, लेकिन लाइसोसोम का नहीं। याद रखना, लाइसोसोम जिसको आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। देखिए अगला सवाल है, जब हम अपनी हथेली पर एसीटोन जिसको नेल पॉलिश रिमूवर भी कहा जाता है कि देखिए नाखून में जो नेल पॉलिश लगाया जाता है, देखते हो ना, वो निकलते नहीं है जल्दी, तो उसको निकालने के लिए भी एसीटोन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन यानी नेल पॉलिश रिमूवर डालते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है, क्यों? देखिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। यह हथेली से उष्मा अवशोषित कर लेता है तथा शीघ्रता से वाष्पित हो जाता है, जिस कारण ठंडक महसूस होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला सवाल है, कुछ सरीसृपों में संतति का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो देखना, कुछ सरीसृप ऐसे होते हैं रेप्टाइल्स जिसमें उनका लिंग जो है ना तापमान के द्वारा निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, अंडों के उष्मायन के तापमान द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना साथियों, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, एक एक क्वेश्चन निकालना, फिर उसका कंटेंट तैयार करना, क्वेश्चंस बनाना, फिर जो है ना ये पीपीटी पीडीएफ बनाना, फिर आपके लिए क्वेश्चन क्लास कराना। बहुत मेहनत लगता है, पूरा दिन इसी में चला जाता है मेरा, रात भी। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं यार, एक लाइक तो कम से कम करा करिए, वीडियो को लाइक करिए। कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे देखिए अगला सवाल है, एक धात्विक चालक कमरे के तापमान पर ओम के नियम का पालन करता है। ठीक है, जब इस पर प्रयुक्त विभवांतर को V से 2V तक बढ़ा दिया जाता है और तापमान को स्थिर रखा जाता है तो चालक में प्रभावित धारा क्या होगी? सिंपल सा सवाल है। ओम के नियम के अनुसार कहता है कि अगर तापमान को स्थिर रखा जाए तो चालक में जो प्रभावित धारा होगी, यह प्रतिरोध स्थिर होने के कारण दोगुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्रतिरोध भी जो है ना ये 2R हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। आगे देखो, पौधों में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की सामान्यता मिट्टी द्वारा आपूर्ति की जाती है? तो भाई देखिए, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सभी तो गैस हैं, ये वायुमंडल के द्वारा मिलता है, लेकिन मिट्टी के द्वारा बोरोन मिलेगा। बोरोन करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, मानव लार में पाए जाने वाले एंजाइम, ठीक है, का कार्य क्या है? ध्यान से देखिएगा, मानव एमाइलेज होता ना यहाँ, देखो, हाँ, मानव लार में पाया जाने वाला एमाइलेज का क्या कार्य है? ध्यान से देखिएगा। तो मानव लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है एक एमाइलेज, इसका कार्य क्या है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा, यह स्टार्च को सरल शर्करा में परिवर्तित करता है भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यह प्रोटीन को अमीनो अम्ल में नहीं परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यह स्टार्च को सरल शर्करा में परिवर्तित करता है। याद रखना, जब हम शर्करा को जल में घोलते हैं तो क्या होते हैं? मान लेते हैं एक गिलास है, ठीक है, एक गिलास आपने ले लिया, इस गिलास में पानी है, ठीक है, और पानी में आपने चीनी डाल दिया, तो भाई ये आपस में मिल जाएंगे, क्योंकि एक प्रकार का जो है ना समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो क्वेश्चन में आपको बताना है कि शर्करा यानी चीनी को जब जल में घोलते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है। देखो ऑप्शन नंबर डी, शर्करा के कण यानी चीनी के कण जल के कणों के बीच जो
रिक्त स्थान होते हैं ना उसमें समा जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप है जो विद्युत का चालन करता है? सिंपल सा सवाल है, ग्रेफाइट करेक्ट आंसर होगा साथियों। एथेनॉल द्वारा कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित किया जाता है? अभी एथेनॉल बड़ा ज़्यादा चर्चा में है भारत में, क्योंकि इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा रहा है गाड़ियों में। और इथेनॉल द्वारा कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित किया जाता है? तो देखिए इथेनॉल जो होता है ना, ये देखिए शुगर कैन यानी गन्ने से बनती है भाई, तो इसकी गंध जो होती है वो मीठी होती है और यह वाष्पशील होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक कार विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है और 5 सेकंड के लिए 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर समान रूप से त्वरित होती है। ठीक है, तो 5 सेकंड के अंत में, ठीक है, कार का वेग क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए सिंपल सा सवाल है, एक कार विराम अवस्था में है यानी u का मान आपको 0 दे के रखा है और यहाँ पर जो है ना एक्सेलरेशन का मान भी आपको दे के रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर देखो टाइम आपको दे के रखा है 5 सेकंड। ठीक है, तो बेसिकली आपको कार का वेग 5 सेकंड के अंत में कार का वेग यानी अंतिम वेग निकालना है और गति का पहला समीकरण कहता है v = u + at। ठीक है, तो u का मान 0 है, a का मान 2 है और t का मान 5 है, यानी ओवरऑल कितना आएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। यही आपका v का मान होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार देखिए ऊर्ध्वगामी बल यानी उत्प्लावन बल का परिणाम क्या होता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जो उत्प्लावन बल होता है इसका परिणाम होता है कि यह पिंड द्वारा विस्थापित तरल के भाग के बराबर होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो स्वैच्छिक मांसपेशियों के संचलन को सीधे नियंत्रित करता है? तो याद रखना ये कौन करता है? तो अनुमस्तिष्क यानी सेरेबेलम याद रखना, जो कि पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में तो साथियों आपको ना तो देखो ये सेरेबेलम ना ही लिखा हुआ है और ना ही जो है आपको पश्च मस्तिष्क लिखा हुआ है, लेकिन ये मोटर एरिया जो होता है ना यही आपका आंसर होगा। मोटर क्षेत्र इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए मोटर एरिया याद रखना, रेलवे ने भी इसका आंसर यही दिया है। असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन से गतिमान किसी वस्तु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो असमान गति से देखिए असमान गति से गतिमान किसी वस्तु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ए में लिखा है विभिन्न बिंदुओं पर इसकी चाल भिन्न होती है, ये सही है। असमान गति को लेकर इसका वेग समय के साथ बदलता है, ये भी सही है। यह असमान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करती है, ये भी सही है। लेकिन डी गलत है कि समय अंतराल में वेग में परिवर्तन शून्य होता है ये गलत लिखा हुआ है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, गैसीय अवस्था के गुण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, गैसीय अवस्था के गुण के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए में लिखा है गैसीय अवस्था में अंतराण्विक दूरी अत्यधिक निम्न होती है और अंतराण्विक आकर्षण अत्यधिक होता है। ये यार गलत बात है। गैसीय अवस्था में अंतराण्विक दूरी जो होती है और अंतराण्विक आकर्षण अत्यधिक निम्न होती है, यह भी गलत है। सी में लिखा है कि गैसीय अवस्था में अंतराण्विक दूरी अत्यधिक होती है और अंतराण्विक आकर्षण अत्यधिक निम्न होती है। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। ठीक है, और इसमें आकर्षण जो होता है ना, आकर्षण बिल्कुल कम होगा जब दूर दूर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा को किसके योग के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? देखिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के योगफल को ही तो हम मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं भाई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय लवण का एक उदाहरण है? तो बताइए इनमें से कौन सा क्षारीय लवण है? हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट? तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऊर्जा परिवर्तन सामान्यतः अपघटन अभिक्रियाओं से जुड़ा होता है? बताइए इनमें से देखिए अपघटन अभिक्रियाओं में कौन सा ऊर्जा परिवर्तन देखने को मिलता है? तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा उष्माशोषी ऊर्जा परिवर्तन। कौन सा ऊर्जा परिवर्तन सामान्यतः अपघटन अभिक्रियाओं से जुड़ा होता है? तो उष्माशोषी ऊर्जा परिवर्तन याद रखना, उष्माक्षेपी नहीं।
एक वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो बनने वाला प्रतिबिंब, देखो अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को साथियों यहाँ पर वक्रता केंद्र पर रखा जाता है या फोकस, ये भी देखो जब वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वस्तु भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, समान आकार का बनता है लेकिन उल्टा बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र पर समान आकार का और उल्टा बनेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने लवण विलयन से लेड को विस्थापित नहीं करेगी? बताइए भाई, इनमें से कौन सी धातु है जो अपने लवण विलयन से लेड को विस्थापित नहीं कर पाएगी? देखो ध्यान से, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि भाई कॉपर, देखो कॉपर जो होता है ना ये लेड से कम अभिक्रियाशील होता है ना, क्योंकि कॉपर से ज़्यादा होता है लेड और लेड से कम होता है कॉपर। तो कॉपर जो है ना ये लेड को विस्थापित नहीं कर पाएगा, बाकी कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम ये तीनों कर देगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बीज में ऐसा क्या है जो नए पौधे के विकास के लिए आवश्यक है? तो भाई बीज में ऐसा क्या है जो नए पौधे के विकास के लिए आवश्यक है? तो भ्रूण। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, भ्रूण याद रखना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? ए में लिखा है वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है क्या चुंबकीय बल रेखाएं? नहीं यार, देखिए ये विपरीत वक्र होती है क्या? नहीं। ये सदैव समान ध्रुव पर प्रारंभ और समापन करती है? नहीं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं ये सदैव समवित लूप बनाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, समवित लूप बनाती है। अगला सवाल है, देखिए जब न्यूटन ने पहले प्रिज्म के बाद एक दूसरा प्रिज्म उल्टी स्थिति में रखा तो निर्गत किरण पुंज कैसा था? तो श्वेत रंग का। याद रखना, जब न्यूटन ने पहले प्रिज्म के बाद दूसरा प्रिज्म जो है उल्टी स्थिति में रखा था, प्रिज्म ऐसा होता है लेकिन जब इसको उल्टा रखा था यानी इसको ऐसा रखा था, ठीक है, तो देखो तो क्या हुआ था, जो निर्गत किरण पुंज है यानी जो आने वाली प्रकाश किरण है ये गुजरने वाली प्रकाश किरण है, माफी चाहते हैं, उसका रंग केवल श्वेत प्रकाश का था। याद रखना, श्वेत प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है? देखिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग धातु ब्लॉकों में दरारों का पता लगाने के लिए, नाजुक मशीनरी भागों की सफाई के लिए, आंतरिक अंगों की इमेजिंग के लिए किया जाता है। क्या खाना पकाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो मनुष्य में यौन परिपक्वता की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ए में है यह वयस्कता के बाद शुरू होता है और माता पिता बनने के लिए तत्काल तैयारी की ओर ले जाता है, गलत कथन है। बी में यह अचानक होता है और शरीर के विकास के अंत का संकेत देता है, नहीं यार। सी में लिखा है यह किशोर अवस्था के दौरान होने वाली एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन शामिल होते हैं। देखते हो ना, दाढ़ी वगैरह आते हैं पुरुषों में, महिलाओं में स्तन वगैरह देखा होगा आपने, काफ़ी चेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है, किशोर अवस्था के दौरान होने वाली एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन शामिल होता है। देखिए दारू या फिर जाइलम एक जटिल स्थायी उत्तक है, इसके संगठन के संबंध में कौन सा सही है? दारू का मतलब आप वो वाला दारू नहीं, लुढ़कने वाला मत समझ लेना। देखो जाइलम एक जटिल स्थायी उत्तक है, इसके संगठन के संबंध में कौन सा सही है? तो देखिए जाइलम के संगठन में क्या क्या होता है भाई? वाहिका होती है, जाइलम देखिए वाहिका तो होता ही है, माफ करना, देखो वाहिका नहीं, देखो वाहिनिका होता है, इसमें वाहिनिका होता है, जाइलम मृदुतक होता है और जाइलम रेशा यानी जाइलम फाइबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए चलनी कोशिकाएं ये फ्लोएम में होता है, जाइलम में नहीं। अगला सवाल देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर अगर आपको तैयार करना है तो उसके लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, देखिए जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब हम क्लोरीन गैस से कराते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा वहन करने के लिए धात्विक तार से संबंधित है? तो भाई इनमें से कौन सा विद्युत धारा वहन करने के लिए धात्विक तार से संबंधित है? काफ़ी अच्छा सवाल है, केवल विद्युत विभव नहीं, इसके परित एक चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े और सही विकल्प का चयन करें। ए में लिखा हुआ है, अभिकथन ए में लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ कॉपर की अभिक्रिया में ऑक्सीजन
अपचायक के रूप में कार्य करती है? नहीं, गलत है। आर में लिखा हुआ है ऑक्सीजन कॉपर से मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाता है। बिल्कुल भाई, ऑक्सीजन कॉपर से मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाता है, यानी ए तो गलत है लेकिन आर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के मुंह के अंदर देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखो करेक्ट होगा अवतल दर्पण के। ये सारे क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपके अभी पिछली बार आपका जो पेपर हुआ है 2025-26 में ग्रुप डी का, उसमें पूछे गए सवाल है, नए क्वेश्चन। अवतल दर्पण करेक्ट आंसर होगा। देखो नाक, कान, गला, ठीक है, दांत के डॉक्टर अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, याद रखना। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। एक कण 1.5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में, ठीक है, 3 रेडियस के कोणीय वेग से गति कर रहा है। भाई इसके रेखिक वेग और कोणीय वेग का अनुपात क्या होगा? तो इसके रेखिक वेग और कोणीय वेग का अनुपात अगर निकालोगे तो आपका 3:2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक सबलित पत्ती का उपयोग करके स्टार्च परीक्षण में अंत में आयोडीन विलयन मिलाने का क्या उद्देश्य है? तो एक सबलित पत्ती का उपयोग करके स्टार्च परीक्षण में अंत में आयोडीन विलयन मिलने का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, पत्ती में मौजूद स्टार्च को अभिरंजित करना। अगला सवाल है एक अनिषेचित अंडा सामान्यतः मादा जनन पथ में कितने समय तक जीवित रहता है? तो 24 घंटे तक। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए किस तत्व की द्रव्यमान संख्या 27 है और उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 14 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं? यार देखो द्रव्यमान संख्या को ए से हम संकेत करते हैं और द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या आपको 27 दे रखी है, न्यूट्रॉन की संख्या आपको दे के रखी है 14 प्लस प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। तो भाई प्रोटॉन की संख्या अगर आप निकालोगे यहाँ पर तो 27 - 14 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और प्रोटॉन की संख्या 13, तो प्रोटॉन की संख्या 13 यानी देखो किसी भी तत्व में जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही उसकी परमाणु संख्या होती है। तो प्रोटॉन की संख्या 13 यानी परमाणु संख्या 13 वाला तत्व कौन सा है? एल्युमिनियम। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो मानव मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है? तो गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी। बाकी वृषण, शुक्रवाहिका, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये जो है नर जनन प्रणाली का हिस्सा है, लेकिन गर्भाशय मादा प्रजनन प्रणाली का, और मादा ही पूछा है। स्पाइरोगायरा की कौन सी विशेषता खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन को सफल बनाती है? तो देखिए करेक्ट आएगा सरल तंतुमय काई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। स्पाइरोगायरा की कौन सी विशेषता? देखिए स्पाइरोगायरा एक जीव है जो कि खंडन विधि से अपना प्रजनन करता है, ठीक है। तो स्पाइरोगायरा की कौन सी विशेषता खंडन को सफल बनाती है? तो सरल तंतुमय काई। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए में लिखा है एकाधिक परावर्तन बड़े हॉल में ध्वनि वितरण में वृद्धि करते हैं, नहीं। एकाधिक परावर्तन ध्वनि की पिच को बदल देते हैं, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला है बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन के लिए परिवहन तंत्र क्यों आवश्यक होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए अपशिष्ट उत्पादों को उन अंगों तक ले जाने के लिए जो उन्हें निष्कासित करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन के लिए परिवहन तंत्र क्यों आवश्यक है? तो अपशिष्ट उत्पादों को उन अंगों तक ले जाने के लिए जो उन्हें निष्कासित करते हैं। देखिए यौगिकों के अणु की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाई ए में लिखा है किसी यौगिक का अणु विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के पृथक्करण से बनता है, गलत। बी में लिखा है किसी यौगिक का अणु विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से बनता है, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, एक पुस्तक मेज पर विराम अवस्था में है, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार सही क्रिया प्रतिक्रिया युग्म कौन सा है? तो मेज का अभिलंब बल और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, नहीं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और मेज का अभिलंब बल, नहीं। पृथ्वी पर देखिए पृथ्वी द्वारा पुस्तक पर तथा पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल या क्रिया प्रतिक्रिया का बल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सुधार विधि में वांछित जीन को संविष्ट किया जाता है? बताइए भाई इनमें से कौन सी फसल सुधार विधि में वांछित जीन को संविष्ट किया जाता है? तो आनुवांशिक रूप से विकसित फसलें में। नेक्स्ट है यदि धारा और प्रतिरोध दोनों को आधा कर दिया जाए तो शक्ति घटकर प्रारंभिक मान की 1/8 हो जाएगी, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
निम्नलिखित में से किस विलयन में H+ आयनों की सांद्रता अधिकतम होती है? मैंने आपको बताया था H+ आयन की सांद्रता यानी वो अम्ल है और OH- आयन की सांद्रता यानी वो क्षारीय है। तो H+ है ना, तो H+ यानी अम्ल, और अम्ल वाला अम्ल किसको बोलते हैं? जिसका pH मान 7 से कम होता है। ठीक है, तो देखो 7 से कम केवल एक ही है, pH 3 वाला विलयन, यही आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी अगला है। प्याज की जड़ की वृद्धि उसके ऊपरी भाग को काटने के बाद क्यों रुक जाती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। प्याज की जड़ की वृद्धि, देखो प्याज का जब ऊपरी भाग को आप काट देते हैं ना तो वो उसकी वृद्धि रुक जाती है, क्यों? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्याज के काटने से जो शीर्षस्थ जो उत्तक होता है इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ऊपरी भाग में ही, प्याज के ऊपरी भाग में ही ये शीर्षस्थ यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, और जब इसको काट दिया जाता है तो भाई ये जो है ना ये बढ़ना रुक जाता है, प्याज वृद्धि करना छोड़ देता है। किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा को विभव ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है किसी स्थिति, देखो किसी स्थिति या विन्यास के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा को विभव ऊर्जा कहा जाता है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, डी में लिखा है उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है, यह दर्पण के पीछे स्थित होता है, बिल्कुल सही है। यह दर्पण की परावर्तक सतह के बाहर स्थित होता है, बिल्कुल सही है। यह दर्पण का हिस्सा नहीं है, यह भी सही है। देखो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है अवतल दर्पण के लिए यह दर्पण के पीछे स्थित होता है, नहीं सामने होता है, ये गलत है और गलत ही चुनना है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, सहसंयोजक आबंध किसके द्वारा बनते हैं? तो भाई सहसंयोजक आबंध जो है ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? प्रोपीन, बेंजीन, प्रोपाइन? नहीं। देखो ऑप्शन नंबर डी, साइक्लोहेक्सेन जो है ना एक प्रकार का क्या है? तो एल्केन है, जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगला, एक वस्तु पानी पर तैरती है यदि इसका घनत्व पानी से कम है। अगर इसका घनत्व पानी से कम है तो वह वस्तु पानी पर तैरेगी भाई। निम्नलिखित में से कौन सा लघु अवधि की फसल किस्मों का लाभ नहीं है? तो लघु अवधि की फसल किस्मों का लाभ इनमें से कौन सा नहीं है? ध्यान से देखिएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है फसल क्षति का उच्चतर संयोग। ठीक है, बाढ़ सूखने की संभावना, ये तो लाभ है। ठीक है, ये तो लाभ है, बाढ़ सूखने की संभावना लघु अवधि की फसल में। उत्पादन लागत में कमी भी आ सकती है लघु उद्योग में। शीघ्र कटाई में जो है ना लाभ मिलेगा, लेकिन फसल क्षति का उच्चतर संयोग उससे लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो मानव परिस्थितियों में विशेष रूप से अधातु के रूप में वर्गीकृत है? तो भाई हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला सवाल है आपका, एक पिंड पर 5 न्यूटन का नियत बल लगाने पर उसमें बल की दिशा में 5 मीटर का विस्थापन होता है। इस बल के कारण कितना कार्य किया जाता है? क्वेश्चन में बोला है एक पिंड है, ठीक है, जिस पर 5 न्यूटन का बल लगा हुआ है और ये 5 मीटर तक जो है ना 5 मीटर तक जो है विस्थापित होता है। तो भाई इस बल के कारण किया गया कार्य कैसे निकालते हैं? W बराबर F/d। ठीक है, यानी कितना बल लग रहा है और कितनी दूरी तय कर रहा है। तो कितना बल लग रहा है? 5 न्यूटन। कितनी दूरी तय कर रहा है? 5 मीटर। तो इसका आंसर आएगा 25 जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है। तो 25 जूल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण इसीलिए होता है क्योंकि, बताइए, कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण किस लिए होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, कांच में विभिन्न रंग भिन्न गति से चलते हैं इस कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा भाई। चलिए अगला सवाल देखिएगा, दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा ना होकर एक वक्र है, यह क्या दर्शाता है? देखिए दूरी समय ग्राफ जो है एक सीधी रेखा ना होकर एक वक्र है, यह क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी कि पिंड असमान गति से गतिमान है। याद रखना, विराम अवस्था में नहीं, एक समान त्वरण से नहीं, पिंड एक समान गति से भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी, पिंड असमान गति से गतिमान है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तंत्रिका उत्तक से के संबंध में सही नहीं है? देखिए डी में लिखा है तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन में अंश तंतु और वृक्षिका से निर्मित होता है, सही है। कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है, सही है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु इसके उदाहरण है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है तंत्रिका कोशिकाएं
कोशिकाएं लंबाई में छोटी होती है, लंबाई में छोटी नहीं यार, काफ़ी लंबी होती है। ए आपका गलत है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर सीधी रेखा के बजाय वक्रित पथ पर घूमता है, क्यों? बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, इस कारण। अगला है, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या की गणना कैसे की जाती है? अभी मैंने बताया था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़कर। तो ऑप्शन नंबर बी, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को जोड़कर। गैसों के मापन में प्रयुक्त दाब की ऐसा इकाई क्या होती है? तो पास्कल होती है। ऑप्शन नंबर सी हो। दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? कथन एक में लिखा है, अवतल दर्पणों का उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। उत्तल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता, बिल्कुल, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक कभी भी नहीं बना सकता, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। अगला सवाल देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, यानी CaSO4 विथ हाफ H2O, और CaSO4 विथ 2H2O जो है ये जिप्सम का सूत्र होता है। अगला है, किसी दिए गए पदार्थ के लिए प्रति इकाई लंबाई का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? बताइए। तो किसी दिए गए पदार्थ के लिए प्रति इकाई लंबाई का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो अनुप्रस्थ परिच्छेदीय क्षेत्रफल के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अम्ल क्षारक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अम्ल क्षारक जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है भाई? देखो, अम्ल क्षारक अभिक्रिया जो है एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, याद रखना, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म केवल तत्वों के अणुओं का उदाहरण है? बताइए, इनमें से कौन सा युग्म है जिसमें केवल तत्वों के अणुओं का उदाहरण दिया गया है? हाँ, अमोनिया और ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि ये तो यौगिक है। हाइड्रोजन और पानी, पानी यौगिक है। अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि अमोनिया यौगिक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ही तत्वों के अणुओं के उदाहरण हैं। हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। लावा का रूप परिवर्तनों द्वारा वयस्क मेढक में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लावा का रूप परिवर्तनों द्वारा वयस्क मेढक में बदलने की जो प्रक्रिया है इसको कायांतरण कहा जाता है साथियों। देखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कायांतरण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है? देखिए, बैक्टीरिया के कारण होने वाले ये गोनोरिया और सिफिलिस दोनों ये यौन संचारित रोग हैं जो कि बैक्टीरिया के कारण होते हैं, याद रखना, गोनोरिया और सिफिलिस दोनों ही। कौन सा उत्तक तीव्र विद्युत आवेगों को संचारित करने में विशेषीकृत है? तो कौन सा उत्तक है जो तीव्र विद्युत आवेगों को संचारित करने में विशेषीकृत होता है? तो तंत्रिका उत्तक भाई, याद रखना। जब कोई वस्तु सरल पथ पर चलती है लेकिन उसकी चाल बदलती रहती है तो उसकी गति की दर का वर्णन कैसे करेंगे? जब कोई वस्तु सरल पथ पर चलती है लेकिन उसकी चाल जो है बदलती रहती है तो उसकी गति की दर का वर्णन आप कैसे करोगे? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कुल समय में औसत वेग का उपयोग करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कुल समय में औसत वेग का उपयोग करके भाई। अगला सवाल है, इकोकार्डियोग्राफी में अल्ट्रासाउंड का प्राथमिक उपयोग क्या है? तो हृदय की संरचना और कार्य की जांच करना। अगला सवाल है, मिश्रित फसल यानी मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है? देखिए, मिश्रित फसल क्या होता है? समान ऋतु में एक खेत में कई फसल उगाना, यानी एक ही ऋतु में आप एक ही साथ, मान लेते हैं कि यहाँ पर धान उगा रहे हो, फिर यहाँ पर गेहूँ उगा रहे हो, इसी को मिश्रित फसल बोलते हैं, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, ठीक है, जो पर परागन को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो पर परागन को सही ढंग से कौन परिभाषित कर रहा है? ए में लिखा है, पराग स्थानांतरण के बिना बीजांड का निषेचन नहीं यार, एक पुष्प के पराग कोष से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जाइलम उत्तक के घटकों का सही समूह कौन सा है? तो जाइलम उत्तक में कौन से घटक पाए जाते हैं? तो अभी मैंने बताया था, वहनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतु। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पदार्थ है जो बैक्टीरिया द्वारा विघटित नहीं होगा? मक्खन हो जाएगा, चावल हो जाएगा, रोटी हो जाएगा, प्लास्टिक नहीं होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। आगे देखिए, अगला सवाल है, धातु कर्म में अयस्कों के संवर्धन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, अयस्क से गैंग यानी अशुद्धियां हटाना। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का तार किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर भाई।
या ऊष्मीय प्रभाव पर। धातु आपको दे के रखा है सोडियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम। इसको बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में सबसे पहले एल्युमिनियम आएगा, फिर इससे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, कैल्शियम, फिर इससे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सोडियम, पोटासियम, माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। सोडियम होता तो इसके बाद सोडियम होता, लेकिन पोटासियम है तो पोटासियम, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए 3 बिलियन दिए हुए हैं ABC, इसका pH मान क्रमशः ए का आपको दे के रखा है 3, बी का 7 और सी का 12, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए में लिखा है बिलियन ए और सी दोनों उदासीन है, नहीं यार, उदासीन केवल बी है, ठीक है। बिलियन बी क्षारीय है और बिलियन सी अम्लीय। बिलियन बी क्षारीय है क्या, बिलियन बी नहीं, ये तो उदासीन है, यानी ये भी गलत हो गया। बिलियन सी उदासीन है जबकि बिलियन ए क्षारीय। बिलियन सी उदासीन है क्या, नहीं यार, ये तो क्षारीय है, ठीक है, और ए क्षारीय नहीं, ए अम्लीय है, तो ये भी गलत है। डी में लिखा है बिलियन ए प्रबल अम्लीय है, बिल्कुल 3 है ना pH मान, तो ये प्रबल अम्लीय है। और बिलियन सी जो है इसका pH मान 12 है, तो ये प्रबल क्षारीय है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यही आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित सजीवों में से किस सजीव में अस्थिया होती है जो शरीर की गतिशीलता में सहायक होती है। तो याद रखना, सांप में, तिलचट्टा में भी नहीं होती है हड्डी, घोंघा में भी नहीं, केंचुआ में भी नहीं, सांप में होता है भाई। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा लेड का सही प्रतीक है। सिंपल सा सवाल है, पीबी होता है लेड का प्रतीक। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। देखो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसका 2 भाग होता है। एक तो आपका होता है साथियों मेरुरज्जु, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड होता है, और एक होता है ब्रेन यानी मस्तिष्क, ठीक है। तो मस्तिष्क तो है नहीं, लेकिन मेरुरज्जु दे के रखा है स्पाइनल कॉर्ड, तो यही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। और देखो एक चीज़ याद रखना, ये देखो 2 तरह का होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन यानी मस्तिष्क को छोड़कर ये जितनी भी तंत्रिकाएं होती हैं वो सारी परिधीय तंत्रिका तंत्र होती हैं, याद रखना। अगला सवाल है एक समान वेग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक समान वेग के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। ए में लिखा वेग स्थिर और त्वरण शून्य होता है, बिल्कुल एक समान वेग में। VT ग्राफ में रेखा का ढलान शून्य होता है, बिल्कुल। वेग टाइम ग्राफ एक क्षैतिज रेखा है, बिल्कुल। वेग टाइम ग्राफ के अधीन क्षेत्रफल त्वरण देता है क्या, नहीं, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग में अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग किया जाता है। तभी बताए थे ना, धातु ब्लॉकों में दरारों का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पैक्ड या पैक्ड खाद्य पदार्थों में विकृता गंधिता यानी रेंसिडिटी से रोकथाम के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है। पैक करने से पहले खाद्य को गर्म करना, ऑक्सीजन मुक्त पात्रों का नहीं, खाद्य में नहीं। ऑप्शन नंबर डी सील करने से पहले नाइट्रोजन गैस द्वारा फ्लशिंग करना भाई, जैसे कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। पादपों में बृहद पोषकों की आवश्यकता के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिएगा ए में लिखा है बिल्कुल आवश्यक नहीं होता है, गलत। पादपों को बृहद पोषक की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का मान कितना, स्मॉल जी जो है किसके द्वारा दिया जाता है। तो याद रखना Gm/r² के द्वारा। ये जो है ना साथियों 101 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था ना पिछली बार, तो हमको लगता है करीब 60 से 70 शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आगे देखिए, स्थितिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सही है। स्थितिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सही है। ए में लिखा है केवल द्रव्यमान पर निर्भर करती है, नहीं। स्थितिज ऊर्जा mgh द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई इन तीनों पर निर्भर करती है, ठीक है। देखिए संदर्भ बिंदु के आधार पर ऋणात्मक हो सकती है, संदर्भ बिंदु के आधार पर ये ऋणात्मक हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। तो एंटोनी लेवोजियर ने दिया था भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है कि एक लड़का 100 मीटर सड़क 2 मिनट में तय करता है, फिर 400 मीटर वापस 2 मिनट में चलता है, ठीक है। तो ए से सी तक उसका औसत वेग क्या होगा। औसत वेग बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय इसको निकालोगे साथियों तो आपका मान निकल के आ जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड। निकाल लेना, ये सिंपल सा सवाल है। एवरेज स्पीड निकालना है जो कि कुल दूरी बटा कुल समय होता है, आप आसानी से निकालोगे। अभी क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखो किसी पदार्थ के कणों की गति के कारण दूसरे पदार्थ के साथ फैलने और मिश्रित होने की घटना क्या कहलाती है। तो किसी पदार्थ के कणों की गति के कारण दूसरे पदार्थ के साथ फैलने और मिश्रित होने की
घटना, इसको डिफ्यूजन कहते हैं यानी विसरण। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया यहाँ जहाँ पर क्या होता है कि दो पदार्थ या तत्व मिलकर देखो माफ करना यार, एक पदार्थ जो होता है ये दो पदार्थों में टूटता है। तो देखो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, तो यही आपका अपघटन अभिक्रिया है, अपघटित हो रहा है ना ये, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने अपने संकरण में शुद्ध वंशीय पौधों का उपयोग क्यों किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, वंशागति पैटर्न का अध्ययन करने के लिए। अगला है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, करेक्ट आएगा प्रकाश के रंग यानी तरंगदैर्घ्य और माध्यम युग्म पर। अगला, प्लाज्मोडियम में प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है? तो बहुविखंडन होती है भाई इसमें। अगला, पादप और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली की सही तुलना कौन सी है? देखिए, पादप की जो कोशिका होती है ना, इसकी जो सबसे आउटर लेयर होती है ना, सबसे आउटर लेयर जो होती है वो होती है सेल वॉल। इसके बाद एक और, इसके अंदर एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। तो देखिए, जो पादप कोशिका होता है इसमें सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, सेल वॉल भी पाया जाता है, लेकिन जो जंतु कोशिका होता है ना, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, केवल सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, या इसको हम प्लाज्मा झिल्ली कह सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली केवल पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि पादप कोशिकाओं में दोनों, जंतु कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होती है। आगे देखो, अगला है, सक्रियता श्रेणी में मैग्नीशियम और आयरन के बीच में क्या होता है? सिंपल सा सवाल है, जिंक होता है। ये रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग जरूर याद रखना। आवर्धन जो कि m है, वस्तु की दूरी u है और प्रतिबिंब की दूरी v है, इसके बीच सही संबंध क्या होता है? तो m आवर्धन बराबर क्या होता है? v/u। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। कौन सा कोशिकांग कोशिका के भीतर या बाहर पदार्थों के पैकेजिंग तथा प्रेषण के लिए उत्तरदायी होता है? तो गोल्जी उपकरण। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, गोल्जी उपकरण। ओम के नियम के अनुसार VI का अनुपात नियत रहता है, बशर्ते क्या होनी चाहिए? तो तापमान नियत रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में विखंडन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो देखो, अमीबा में विखंडन के परिणाम स्वरूप दो समान आकार की आनुवांशिक रूप से समान संतति कोशिकाएं बनती है। ठीक है, बाइनरी फिजन के द्वारा अमीबा अपना प्रजनन करता है भाई। देखिए, एनोड पंख क्या है? तो एनोड पंख क्या है ये आपको बताना है। तो एनोड पर निक्षेपित अविलेय यानी जो घुल नहीं सकता है, अविलेय अशुद्धियां है। अगला सवाल है, यदि 5 कूलम आवेश स्थानांतरित करने के लिए 100 जूल कार्य की आवश्यकता होती है तो विभवांतर क्या होगा? तो विभवांतर बराबर होता है यहाँ पर कार्य यानी वर्क। ठीक है, वो अपन आवेश यानी आवेश को सी से करते हैं, कार्य को जूल से। तो देखो, यहाँ पर आवेश का से मतलब कूलम होता है, कार्य का जूल होता है। तो कार्य आपको 100 जूल दे के रखा है और आवेश 5 दे के रखा है, तो 5 दूनी 10, 20 वोल्ट आपका आंसर आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अब बताइए क्वेश्चंस कैसे लगे, क्लास में मज़ा आया कि नहीं? रात में आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिल जाएगी। इससे पहले जितनी क्लासेस कराए हैं फटाफट जाकर देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, क्लास कैसे लगे हैं। और क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे ही, क्योंकि ये रेलवे के द्वारा आप ही के पेपर में पूछे गए सवाल हैं अभी लेटेस्ट, तो फिर आपको तो अच्छा लगना ही चाहिए, अच्छा लगेगा ही। और अगर अच्छा नहीं लगता है तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।